हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने समाजशास्त्रीय अध्ययन उपागम के अंतर्गत 2 उपागम पढ़े थे, तो एक सूक्ष्म उपागम, एक बृहद उपागम। तो जो बृहद उपागम था तो उसके अंतर्गत संघर्षवाद आता है, प्रकारवाद आता था, तो जिसको हमने कंप्लीट किया था। तो जो सूक्ष्म उपागम था तो उसके अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आते हैं, प्रघटना विज्ञान आते हैं, निर्जाति विज्ञान आता है और विनिमय सिद्धांत आता है। तो ये सब जो है ये सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह व्यक्तियों के बीच रोजमर्रा की बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है। रोजमर्रा की बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब जो व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन की बातचीत होती है तो उस पर यह ध्यान केंद्रित करने वाला एक दृष्टिकोण है। कौन दृष्टिकोण है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने वाला दृष्टिकोण है। यह जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इस बात पर जोर देता है कि लोग प्रतीकों का सामान्य सेट का उपयोग, जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो उसका सामान्य सेट, मतलब एक प्रतीक, एक सिंबल नहीं होता है, उस कई सिंबल के माध्यम से हम उसको उपयोग करते हैं दिन प्रतिदिन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो जो कई प्रतीकों का हम उपयोग करते हैं तो उसका एक सेट होता है। तो उस सेट का उपयोग करके संवाद और बातचीत करते हैं, जिसे समूह के सदस्य समझते हैं। जैसे हम किसी समूह के सदस्य होते हैं और अपने समूह में किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो जो बातचीत का साधन हुआ, जो प्रतीक हुआ, सिंबल हुआ, तो वो जो साधन है वो एक सामान्य सेट है और उसी सेट के अंतर्गत हम लोगों से बातचीत करते हैं और समाज के लोग हमारी बातचीत को समझते हैं। तो प्रतीक के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। यदि ये प्रतीक यानी ये सिंबल ना रहे तो हम एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो प्रतीकों के माध्यम से ही हम व्यक्ति के एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं एक व्यक्ति दूसरे से, तो वो प्रतीकों के माध्यम से ही करते हैं। तो जो ये भाषा है, भाषा मतलब जो लैंग्वेज होता है, वह सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है। तो इन प्रतीकों के रूप में भाषा को जो है सामाजिक संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है भाषा को, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसी भाषा के ही माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति की बात को हम समझते हैं। यदि ये भाषा ना रहे तो हमारा एक दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भाषा जो है ये सामाजिक संपर्क एवं संचार का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए समाज दिन प्रतिदिन के लोगों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। जब हम इस भाषा द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वह दिन प्रतिदिन के लोगों के बीच अंतःक्रिया का ही परिणाम है। जब हम एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तो वही अंतःक्रिया जो है समाज बनता है। तो क्वेश्चन आया था, साथ साथ में हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। शब्द की बात है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? तो हमारा आंसर होगा हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर ने, मीड और ब्लूमर में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये शब्द की बात जब आएगी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने। और किस पुस्तक में किया था? तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक में लिखे एक लेख में किया था। सबसे पहले जो है इन्होंने मैन एंड सोसाइटी पुस्तक में एक इन्होंने आर्टिकल या लेख लिखा था, तो उसमें किया था। लेकिन बाद में विस्तार से जो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म प्रोस्पेक्टिव मेथड, जो कि 1969 में लिखी गई, तो उसमें इन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। किस पुस्तक में विस्तार से इन्होंने चर्चा किया था? तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म प्रोस्पेक्टिव मेथड में किया था। तो शब्द की बात जब आएगी तो हमारा आंसर ब्लूमर होगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उपागम का जन्म शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ था।
इसका जनक जो है हर्बर्ट मीड को माना जाता है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इसका जनक मीड है कि ब्लूमर है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के दिया जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो इसका जनक जो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड को माना जाता है। यह ब्लूमर के गुरु थे। कौन थे? ब्लूमर जी के गुरु थे। पर इसे समाजशास्त्र में प्रतिस्थापित करने का श्रेय हर्बर्ट ब्लूमर को जाता है। इसका जनक, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का जनक तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड को माना जाता है, पर इसको समाजशास्त्र में प्रतिस्थापित करने का श्रेय हर्बर्ट ब्लूमर को जाता है। किसे जाता है? हर्बर्ट ब्लूमर को। अभी ये पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया था और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये गलत भी हो गया था। तो ये क्वेश्चन था कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा या रचना किसने की। अब इसमें तो ना ये क्लियर हो रहा है कि शब्द की बात की जा रही है या कॉन्सेप्ट की बात की जा रही, बस ऐसे पूछा गया था कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा या रचना किसने दी थी। तो आंसर माना गया था हर्बर्ट ब्लूमर। किसे माना गया था? हर्बर्ट ब्लूमर। बहुत लोगों ने मीड को भी लगाया था, लेकिन ये आयोग द्वारा यही आंसर माना गया था कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा या रचना किसने दी, तो हर्बर्ट ब्लूमर ने दी है। और ये क्वेश्चन आया था, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का सामान्यतः किसे संस्थापक माना जाता है। तो बहुत लोग ब्लूमर बताते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था यूजीसी 2014 में, तो उसको आंसर ये माना गया था हर्बर्ट मीड। प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का सामान्यतः संस्थापक किसे माना जाता है? तो हर्बर्ट मीड को माना जाता है। तो हमने इसलिए दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है कि कौन सा आंसर माना गया है। तो जो आयोग ने माना है वही आंसर हम भी मानेंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक मनोवैज्ञानिक उपागम है। पूछा जाए कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कौन सा उपागम है, तो कौन सा है? ये मनोवैज्ञानिक उपागम है। इसमें मूलतः मानवीय व्यवहारों के मूर्त स्वरूपों, इसमें जो है मानवीय व्यवहार, जो मनुष्य के व्यवहार होते हैं उसके मूर्त स्वरूपों, अंतरक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों के गतिशील पक्षों का अध्ययन करता है। इसमें कौन कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो मानवीय व्यवहारों के मूर्त स्वरूप, जो मानवीय व्यवहार होते हैं उनके मूर्त स्वरूप और उनके बीच जो अंतरक्रिया होती है, अंतरक्रिया की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, और सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों के गतिशील पक्षों का अध्ययन किया जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, अगर क्वेश्चन बने कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किन दो सब्जेक्ट या विषयों से मिलकर बना है, तो सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी का मिश्रण है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी का मिश्रण है। अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, तो हम उन परिभाषाओं को देख लेते हैं कि प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है। प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लगाते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा मार्विन ई ओल्सन की है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द मनुष्य में होने वाली विचित्र एवं विशिष्ट विशेषताओं वाली अंतःक्रिया से संबंधित है। तो ये परिभाषा किसकी है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द से कीवर्ड हम बना सकते हैं, क्योंकि शब्द जो है हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया है। तो जो है शब्द से कि जिनकी परिभाषा में शब्द आएगा तो वो हर्बर्ट ब्लूमर की परिभाषा होगी। तो ऐसे कीवर्ड से हम इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित कई लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, तो हम गलत हो सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ब्लूमर ही उससे रिलेटिव हैं, ब्लूमर और मीड ही रिलेटिव हैं, तो हम गलत कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सबकी परिभाषाओं को रखा है, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो जो शब्द में मनुष्य में होने वाली विचित्र एवं विशिष्ट विशेषता वाली अंतःक्रिया से संबंधित है, तो ये हर्बर्ट ब्लूमर की परिभाषा है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहार के आंतरिक या प्रघटनावादी पक्ष से है। तो ये किसकी परिभाषा है? जब आंतरिक या प्रघटनावादी पक्ष से रहेगा तो मानिस एवं मेल्टजर की परिभाषा हो जाएगी।
एक परिभाषा ये भी है कि सांकेतिक अंतःक्रियावाद की विषय वस्तु यह है कि मानव मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है। मानव मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, तो सांकेतिक अंतःक्रियावाद की विषय वस्तु यही है कि मानव के मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है। तो ये परिभाषा किसकी है? ब्लूमर एवं कोहन दोनों ने मिलकर इसको दिया। हर्बर्ट ब्लूमर ने एवं कोहन ने दोनों ने मिलकर ये परिभाषा दी है। एक डेफिनेशन ये भी है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अमूर्त सामाजिक संरचनाओं, व्यक्तिगत व्यवहारों, अमूर्त सामाजिक संरचनाओं, व्यक्तिगत व्यवहार की मूर्त प्राकृतिक अनुमानित मानसिक दशाओं से संबंधित न होकर अपने अपने अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध के गतिशील प्रतिमानों पर केंद्रित है। तो ये बड़ी सी परिभाषा किसकी है? ये फ्रांसिस अब्राहम की है और इनकी एक पुस्तक थी मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये पुस्तक कई बार पूछी भी गई है। तो ये मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी में ये परिभाषा फ्रांसिस अब्राहम माँ रहेगा यहाँ पे, तो इन्होंने दिया है। और ये परिभाषा ये है हारलम्बस की है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भूमिका कीवर्ड से हम याद कर सकते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भूमिकाओं की विवेचना एक परिवर्तनशील तथ्य के रूप में करता है, क्योंकि जिस तरफ विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की क्रिया के अर्थ बदलते रहते हैं, उसी तरफ व्यक्ति की भूमिकाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। तो भूमिकाओं से हम हारलम्बस की परिभाषा को याद कर सकते हैं। अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, किन किन मान्यताओं को यह मानता है कि मतलब यह सिद्धांत किन किन मान्यताओं पर आधारित है, तो उसको हम देख लेते हैं कि यह सामाजिक संगठन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है। सामाजिक संगठन को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है। कौन? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। यह व्यवहार का जो मानव व्यवहार होता है उसका चित्रण व्यक्तियों के अभिप्राय रचना के रूप में करता है। मतलब यह जो व्यक्तियों का व्यवहार होता है उसका चित्रण व्यक्तियों की अभिप्राय, मतलब व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है उसका क्या अभिप्राय है, तो उसकी रचना के रूप में यह करता है। सामाजिक संरचनाएं तथा अंतःक्रियाएं स्वाभाविक या गतिशील प्रकृति की होती हैं। सामाजिक संरचनाएं जो हैं वह अंतःक्रियाएं स्वाभाविक व गतिशील प्रकृति की होती हैं। जो सामाजिक संरचना होती है वह जो है स्वाभाविक, मतलब जो शरीर की भांति होती हैं और गतिशील प्रकृति की होती हैं। जो अंतःक्रिया होती हैं, सामाजिक संरचनाएं तथा अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो स्वाभाविक, जैसे शरीर का प्रत्येक अंग कार्य करता है तो उसी की तरह होती हैं और गतिशील प्रकृति की होती हैं। तो ये सिद्धांत की मान्यता है। अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिद्धांत। मीड जो है ये नेट के सिलेबस में भी हैं, एनटीए नेट के सिलेबस में भी हैं और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से रिलेटिव है, तो ये सिलेबस भी है, इसलिए मीड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मीड का है। किसका है? तो मीड का है। इन्होंने विलियम जॉन्स थे, जॉन डीवी थे, कूले, तो इन तीनों लोगों के विचारों को समन्वित कर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया। किसने? तो मीड ने। क्वेश्चन बन सकता है कि मीड ने किनके सिद्धांतों को अपने सिद्धांत में शामिल किया, अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सैद्धांतिक रूप दिया है। तो विलियम जेम्स हुए, जॉन डीवी हुए, कूले हुए और मतलब इन तीनों लोगों के विचारों को इन्होंने सम्मिलित किया है। और मीड ने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है उसे हम देख लेते हैं। इन्होंने जो है हाव भाव का कॉन्सेप्ट दिया है, प्रतीक की बात की है, भाषा की बात की है, अर्थ की बात की है, आत्म यानी सेल्फ की बात की है, और मैं और मुझे, आई एंड मी का कॉन्सेप्ट तथा सामाजिकरण को भी परिभाषित किया है। तो ये सब कॉन्सेप्ट मीड के हैं। तो इन्होंने जो है आत्म यानी सेल्फ और समाज के बारे में भी कई बातें इन्होंने बताई है। इन्होंने मन मतलब मन और आत्म मतलब मन या आत्म मतलब सेल्फ और समाज सोसाइटी के बारे में इन्होंने कई बातें बताई हैं। तो कौन सी बातें हैं? ये जो है ये कहते हैं
कि मानव के विचार, अनुभव और व्यवहार सभी सामाजिक होते हैं। मीड क्या कहते हैं, जो इन्होंने मन और आत्म मतलब सेल्फ और समाज के बारे में जो बातें बताई हैं, तो उनमें ये कहते हैं कि मानव के विचार, अनुभव और व्यवहार सभी सामाजिक होते हैं। क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। और ये कहते हैं कि भाषा सभी प्रकार के प्रतीकों में प्रमुख है। भाषा सभी प्रकार के प्रतीकों में प्रमुख है। जो जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी सिंबल हैं, सिंबलों के माध्यम से हम अंतःक्रिया करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि भाषा जो है सभी प्रकार के प्रतीकों में प्रमुख है। भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सभी प्रकार के प्रतीकों में। तो प्रतीकों के बिना मानवीय अंतःक्रिया व मानव समाज संभव नहीं है। प्रतीकों के बिना जो है मानव अंतःक्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि जब सिंबल ही नहीं रहेंगे, कोई माध्यम ही नहीं रहेगा, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे अंतःक्रिया करेंगे। तो अंतःक्रिया संभव नहीं है। अंतःक्रिया करने के लिए इसमें लगे लोगों के अर्थ के इरादों को समझने व उनकी व्याख्या करना होता है। अंतःक्रिया में क्या होता है कि जो लोग अंतःक्रिया करते हैं, तो उनके अर्थ के इरादों को समझना व उनकी व्याख्या करना होता है। जब हम उनके अर्थों को ही नहीं समझ पाएंगे, तो हमारी अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो अंतःक्रिया हम करते हैं, उसमें हमें जिन व्यक्ति से हम अंतःक्रिया करते हैं, उनके अर्थ को हमें समझना जरूरी हो जाता है और उनकी व्याख्या भी करना जरूरी होता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में मीड आत्म या स्व यानी कि सेल्फ के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो मीड हैं, हर्बर्ट मीड हैं, वो कहते हैं कि जो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, इसमें जो है सेल्फ का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सेल्फ का विकास कैसे होता है, तो हम देखते हैं। तो ये आत्म के यानी सेल्फ के विकास के 3 स्तर बताते हैं, और क्वेश्चन बना भी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मीड के जो है ये ऐसे भी पूछ लिया गया है कि मीड ने सेल्फ के विकास के कितने स्तर बताए हैं, कौन कौन से स्तर बताए हैं, तभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आत्म के विकास के ये 3 स्तर बताते हैं हम। पहला इन्होंने बताया अनुकरणात्मक स्तर, दूसरा इन्होंने बताया खेल स्तर, तीसरा इन्होंने बताया क्रीड़ा स्तर। तो अनुकरणात्मक स्तर जो होता है वह 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था तक होता है, और खेल स्तर जो होता है ये 4 से 6 की अवस्था में होता है। खेल स्तर इसे प्ले स्तर भी कहते हैं, और क्रीड़ा स्तर इसे गेम स्तर भी कहते हैं। तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक होता है क्रीड़ा स्तर। और इसी 6 से 12 की अवस्था यानी क्रीड़ा अवस्था यानी गेम स्तर में ही स्व का यानी सेल्फ का सबसे अधिक विकास होता है। पूछ लिया जाए कि सेल्फ का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो क्रीड़ा स्तर मतलब गेम स्टेज और 6 से 12 की अवस्था में होता है। तो ये क्वेश्चन ये बना है, एग्जाम में आया हुआ है कि मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जिसमें स्व की अवधारणा बनती है। तो ये जो 3 अवस्थाएं ये बताते हैं, इसी में स्व की अवधारणा बनती है, यानी व्यक्ति के सेल्फ का विकास होता है। तो उस स्व की अवधारणा बनती है और उसका विकास होता है। तो इन्होंने बताई प्रारंभिक क्रिया की अवस्था, क्रीड़ा अवस्था, और तीसरी कौन सी है। तो जब हम ये तीनों पढ़े रहेंगे तब हमको पता रहेगा कि 2 इन्होंने तो बता ही दिया क्वेश्चन में, तो तीसरा हमारा कौन है। तो ऑप्शन ये दिया रहा था कि कौशल अवस्था, वयस्क अवस्था, खेल अवस्था, शिशु अवस्था। तो इसमें से हमको जानना है कि कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा खेल अवस्था। अभी यहाँ पे हमने इसमें प्रारंभिक अवस्था दिया ही है, इसको प्रीपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, और क्रीड़ा अवस्था दिया है यानी गेम स्टेज दिया है। तो तीसरी कौन सी है, प्ले अवस्था यानी खेल अवस्था। ये वो है डिफिनेशन है। तो ये क्वेश्चन बना है कि आत्म की अवधारणा अंतःक्रियावादियों की बौद्धिक योजना का मुख्य बिंदु है। यानी सेल्फ की जो अवधारणा है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, तो वो अंतःक्रियावादियों की बौद्धिक योजना का मुख्य बिंदु है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ब्लॉक का है, रॉक का है, रूसो का है या कुक का। तो ये स्टेटमेंट रॉक का है। और इसी साथ साथ हमने इनको रख लिया है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, विलियम जेम्स।
तो ये भी क्वेश्चन बना है कि स्व को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। अब ये अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्व की 3 श्रेणियों में विभाजित किया, तो स्व हम मीड के ही कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, तो मीड को ही हम आंसर मान सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको रख लिया है। तो ये विलियम जेम्स मानते हैं स्व को 3 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ? भौतिक स्व, सामाजिक स्व और आध्यात्मिक स्व। क्वेश्चन बना है, ऐसे तीनों दे दिया गया और पूछ लिया गया है कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये विलियम जेम्स का कॉन्सेप्ट है। अब मीड के आत्म के तत्व, मीड के जो सेल्फ के तत्व बताए हैं मीड ने, तो हम उनको देख लेते हैं। मीड ने आत्म के 2 तत्व बताए हैं। मीड ने जो सेल्फ की बात की है तो उसके 2 तत्व बताए हैं। तो मैं और मुझे क्वेश्चन पूछ ले कि सेल्फ के विकास के कौन कौन से तत्व मीड ने बताए हैं या कितने तत्व बताए हैं, तो 2 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? मैं और मुझे, यानी कि आई एंड मी। आई एंड मी किसके तत्व हैं? तो सेल्फ के। तो मैं द्वारा जो आई होता है व्यक्ति का जो आई होता है, यानी मैं द्वारा समाज के संकेतों को ग्रहण किया जाता है। जब कोई बच्चा होता है, जब समाज में धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वह जो समाज के संकेत होते हैं उनको जो ग्रहण करता है वह अपने मैं के द्वारा, मतलब आई के द्वारा ग्रहण करता है। और जब व्यक्ति का आई के द्वारा ग्रहण करता है, तो आई के द्वारा ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? तो जैसे किसी व्यक्ति द्वारा गुस्से में आंख दिखाना। अब जैसे कि कोई किसी का बच्चा है और उसके पिताजी हैं, और वो बच्चा मतलब कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो उसके डांटने के पर्पज़ से उसके पिताजी उसको ऐसे घूरते हैं कि मतलब ये काम ना करो या गलत कर रहे हो। तो जब बच्चा उसको देखता है कि हाँ पिताजी गुस्से में आंख दिखा रहे हैं, हमको घूर रहे हैं, तो जब वह उसको देखता है तो वह मैं के द्वारा देखता है। लेकिन जब उसका अर्थ जो है, उसके मतलब वो अर्थ जब बच्चा लगाता है कि पापा गुस्सा काहे हुए हैं, क्यों हुए हैं, और जब उसका अर्थ समझ जाता है कि मैं ये मतलब ये गंदगी में खेल रहा हूँ, लौट रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तब जब वह समझ जाता है कि मेरे इसी हरकत की वजह से पापा गुस्सा हुए हैं, तो जब वह समझ जाता है, तब जो वो समझता है वो किसके द्वारा समझता है? तो वह स्व के द्वारा, वह जो है मी के द्वारा समझता है। आई के द्वारा तो उसने ग्रहण किया, लेकिन जब वह समझ जाता है कि हाँ आंखें क्यों दिखा रहे हैं, गुस्सा क्यों मेरे पे हुए हैं, तो जब वह समझ जाता है तो किसके द्वारा समझ जाता है? तो वो मुझे के द्वारा समझ जाता है, यानी मी के द्वारा समझ जाता है। तो जैसे ये उदाहरण है कि जैसे किसी व्यक्ति द्वारा गुस्से में आंख दिखाना, जिसका अर्थ हम क्रोध से लगाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति है आंखें फेर लेता है, उसका मतलब अपेक्षा करना। तो आदि ये उदाहरण दिए गए हैं। तो ये जब होता है, जब कोई व्यक्ति आंखें फेर लेता है, तो स्व द्वारा व्यक्ति जो है अपने स्व द्वारा, जो व्यक्ति का सेल्फ है उसके द्वारा समाज में विद्यमान संकेतों को बालक ग्रहण करता है। और जब बालक ग्रहण करता है और उसको समझ जाता है, तो यही प्रक्रिया जो है ये मुझे कहलाती है। तो यही मीड का मैं और मुझे का कॉन्सेप्ट है कि आई के द्वारा व्यक्ति उन प्रतीकों को देखता है, ग्रहण करता है, और जब उन प्रतीकों को हाव भाव को समझ जाता है, तब वही प्रक्रिया जो है मी में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार मीड के अनुसार समय व परिस्थिति के अनुसार मानव द्वारा प्रतीकों का सृजन किया जाता है। तो जो ये प्रतीक बनते हैं, तो ये समाज के द्वारा ही बनते हैं। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, ऐसा कोई समय होता है, तो उसी के हिसाब से जो है मनुष्य अपने प्रतीकों का सृजन करता है। और वही प्रतीक जब है धीरे धीरे सभी लोगों के द्वारा प्रयोग में होने लगता है, उपयोगिता उसकी होने लगती है उस प्रतीक का, तो समाज की वह विषय वस्तु बन जाती है। तो इसी के सहारे सभी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। मीड स्व और समाज को अलग अलग मानते हैं। क्वेश्चन बना भी है कि मीड जो है कौन स्व और समाज को अलग अलग मानते हैं। तो जो है ये मीड स्व और समाज को अलग अलग मानते हैं। दोनों के बीच अंतःक्रिया को, जब स्व और समाज के बीच अंतःक्रिया होती है, तो इसको ये सामाजिकरण कहते हैं। मीड जो है स्व और समाज को अलग अलग मानते हैं, और जब दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है तो उसी को ये सामाजिकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन
बना है कि स्व और समाज को जुड़वा कौन मानते हैं। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा और समाज को अलग अलग मानते हैं और कौन जुड़वा मानते हैं। तो जब अलग अलग की बात रहेगी तो मीड मानते हैं, स्व और समाज को मीड अलग अलग मानते हैं, और कूले क्या हैं, ये स्व और समाज को जुड़वा मानते हैं। और मीड की एक महत्वपूर्ण अवधारणा समाज है। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि मीड की एक महत्वपूर्ण अवधारणा समाज भी है। तो ये जो समाज के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि समाज मानव निर्मित है। इनका कहना है मीड का कि समाज मानव निर्मित है, समाज का निर्माण व्यक्ति करता है और व्यक्ति समाज को निर्धारित करता है, साथ ही वह भी समाज से निर्धारित होता है। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये मीड की है। ये क्वेश्चन बना है कि मनुष्य एक सांकेतिक प्राणी है। यह स्टेटमेंट किसका है? मनुष्य एक सांकेतिक प्राणी है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये हर्बर्ट मीड का है। आत्म के प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? जो आत्म के प्रकार यानी सेल्फ के जो प्रकार हैं उसका उल्लेख किसने किया है? तो हर्बर्ट मीड ने किया है। ये क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण अवधारणा कि समाज किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि महत्वपूर्ण अवधारणा समाज किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मीड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और किसने वाणी मतलब वॉइस को जैविकीय माना और भाषा यानी लैंग्वेज को सामाजिक माना। जो वॉइस होती है, जो हम लोगों की आवाज़ होती है, तो वह जैविकीय होती है, तो ऐसा मीड ने माना है। और जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं, जो अलग अलग हम लोगों की भाषाएं होती हैं, तो वो सामाजिक। तो ये किसने माना? तो ये मीड ने माना। स्वयं की अवधारणा प्राप्ति, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया है? स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट मीड ने दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। बाकी के जो हर्बर्ट ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है और चार्ल्स कूले का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।